नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक में पहली इकाई के अंदर दिए हुए तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वाह रे हमदर्द, और इस पाठ के लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल जी। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 10। आइए पाठ शुरू करने से पहले हम गद्य संबंधी इस पर ध्यान दें, इसको समझ लेते हैं ताकि पाठ समझने में आसानी हो। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य, हास्य यानी हंसी मजाक, व्यंग्य सटायर SATIRE सटायर। निबंध में लेखक ने दुर्घटना एक्सीडेंट इंग्लिश में कहेंगे, अपघात मराठी शब्द है, हिंदी में दुर्घटना या हादसा के माध्यम से विनोद हंसी मजाक को बड़े ही रोचक ढंग से, इंटरेस्टिंग तरीके से, मज़ेदार दिलचस्प ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी सहानुभूति सिंपथी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी, पीड़ा देने वाली, तकलीफ़ देने वाली बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है, बतलाया है। पाठ शुरू करते हैं। वाह रे हमदर्द। शीर्षक से ही हमें पता चल रहा है कि वाह रे, यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह है, विस्मयादि सूचक चिन्ह है, और वाह रे विस्मयादिबोधक अव्यय है। हम दर्द, बच्चे यहाँ पे हम उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है साथ में। दर्द अंडरस्टूड है, तकलीफ। तो हमदर्द यानी हमारा कोई विशेष आत्मीय, जिसे हमारे दर्द की परवाह हो, जो हमारा दर्द बांटने आया हो, है ना, शुभ चिंतक, वेल विशर। अब हम पाठ शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार दिलचस्प पाठ है बच्चों। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। मैं अर्थात स्वयं लेखक अपनी बात कर रहा है एज अ फर्स्ट पर्सन। पूंजीवादी का मतलब होता है कैपिटलिस्ट। एक ऐसी समाज व्यवस्था, एक ऐसा देश जहाँ पर प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना अमीरों के नज़रिए से ही, पैसे वालों के नज़रिए से ही देश की सभी नीतियां बने, देश का हर कानून अमीरों को फेवर करता हो, लाभ कमाने वाली सोच हो, वो आइडियोलॉजी पूंजीवादी कहलाती है। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका हैं, और समाजवादी सोशलिस्ट जैसे कि रूस हैं, रशिया, जहाँ पर समाज के सभी वर्गों के बारे में सोचकर नीति बनाई जाए, जिसमें लाभ कमाना प्राथमिकता न हो, उसे समाजवादी कहेंगे। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, अर्थ यानी पैसा, धन, व्यवस्था सिस्टम, तो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी पर भाषण सुनकर आ रहा था। अब थोड़ा समझना बच्चे, पूंजीवादी और समाजवादी ये दोनों आइडियोलॉजी एक्सट्रीमली अपोजिट हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं। जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह से एक ही वक्त में, एक ही समय पर इन दोनों विचारधाराओं को मानने वाला व्यक्ति एक साथ स्वाभाविक नहीं रह पाएंगे। तो पूंजीवादी यानी पैसों को ही महत्व देना चाहिए, पैसों को ही बढ़ावा देना चाहिए, पैसे वालों को ही लाभ कमाने वाली नीतियाँ ही समाज पर लागू करनी चाहिए। दूसरी तरफ समाज में सभी के बारे में सोचना चाहिए, लाभ कमाना महत्वहीन है, बेकार है। अभी ये इस तरह की विचारधारा इकोनॉमी पर भाषण सुनकर लेखक लौट रहा है, स्वाभाविक है, ये बड़े क्रांतिकारी विचार होते हैं, और इन विचारों के प्रभाव में, उनके हैंगओवर में लेखक निकल पड़ा भाषण सुनने के बाद। अब लेखक सुन के बाहर निकला, लेकिन वो अकेला नहीं है ना, उसके सामने कुछ और भी हैं, उनके साथ में आने वाले। हो सकता है, अब जरा सोचिए कि लेखक समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुआ हो, और जो सामने से कोई आ रहे हैं वो पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित हों, तो देखिए क्या होगा। हालांकि विचारधारा दोनों एक्सट्रीमली अपोजिट हैं, डेडली अगेंस्ट है, एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो देखिए कैसे भिड़ंत होती है। सुनकर आ रहा था, सामने से कार आ रही थी। अब कार से हमें पता चला अमीरी यानी पूंजीवादी विचारधारा वाला व्यक्ति होगा संभवतः। भाषण के प्रभाव से, हैंगओवर से, उसके जोश में मेरी साइकिल को भी अधिक जोश आया। लेखक की साइकिल, अब सोचिए समाजवादी विचारधारा, ठीक है, कार के मुकाबले साइकिल। तो कार हम प्रतीक मान लें पूंजीवाद का, समाजवादी के लिए हम कह लें साइकिल।
तो साइकिल को अधिक जोश आया। अब सोचिए, लेखक साइकिल चलाए जा रहा है, भूल गया कि पैडल मारने के साथ साथ ब्रेक भी एक साइकिल का हिस्सा है। ब्रेक लगा लो, हैंडल भी दिया हुआ है, सामने से आके कोई आ रहा है तो भिड़ने की क्या आवश्यकता है, बगल से निकल जाइए, पास से गुजर जाइए। लेकिन नहीं, अत्यधिक जोश में होश खो बैठे। कार वाला भी इसी मानसिकता में था, वो भी एक्सीलेटर ही दबाए जा रहा है, ब्रेक लगाना भूल ही गया। दोनों भिड़ गए, साइकिल और कार दोनों को अधिक जोश आया या कार को अधिक गुस्सा आया, या मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से, घृणा नफरत की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े, टकरा गए। हैंगओवर का नतीजा, कार को कुछ बिगड़ा नहीं, लेखक का हेलीकॉप्टर हो गया। लेखक उड़ के जो गिरा है, साइकिल तो चकनाचूर, लेखक भी सड़क किनारे उछल के गिर पड़ा। अब स्वाभाविक है, दुर्घटना हुई है ना। एक महत्वपूर्ण सूचना समझे बच्चे, हिंदी में शब्द है साइकिल, साइकिल, सायकल मराठी शब्द, हिंदी साई ई छोटा और की पहला, साइकिल। साइकिल लिखिएगा तो फिर लेखन दोष होगा, मार्क्स कटेंगे, तो थोड़ी सावधानी रखिएगा, ठीक है। अब लेखक कह रहे हैं कि मैंने खामखां बेवजह पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है, टांग अड़ाना, रुकावट डालना, बाधा पहुंचाना, अड़चन उत्पन्न करना। वाक्य प्रयोग हम क्या करेंगे, परीक्षा में तो वाक्य प्रयोग भी पूछा जाता है। तो टांग अड़ाना अर्थ रुकावट डालना, वाक्य प्रयोग घर के बड़ों की बातों में छोटों द्वारा टांग अड़ाना अशोभनीय माना जाता है या अभद्र आचरण माना जाता है या अच्छी बात नहीं मानी जाती है, ठीक है। इस तरह से आप वाक्य प्रयोग भी कर लीजिए। फलस्वरूप, देयरफॉर, परिणाम स्वरूप मेरी टांग टूट गई। लेखक कह रहे हैं कि हादसा हुआ और लेखक चोटिल हुए, घायल हुए और नतीजतन उनकी टांग भी टूट गई। दुर्घटना के बाद, अपघात मराठी शब्द, एक्सीडेंट इंग्लिश में, दुर्घटना हिंदी में हादसा या दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, बरकरार है, मौजूद है। यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े, एक क्या हुआ क्या हुआ, सड़क किनारे, तुरंत जनता जमा हो गई। लेखक बेहोश हो चुके थे, उन्हें होश आया, आंख खुली तो मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द, आसपास, और यहाँ पे देखिए बीच में हाइफन है, इर्द गिर्द, आसपास, कुछ परिचित अपरिचित, हाइफन, जाने पहचाने और कुछ अनजाने, चेहरे खड़े थे, हाइफन है। ये हाइफन वाले शब्द हम क्या कहेंगे, शब्द युग्म। आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, कुछ जानने की इच्छा, अरे क्या हुआ, कौन है ये आदमी, इनकी लहर दौड़ पड़ी, मतलब वो जानने के लिए उत्सुक हो गए, बेचैन हुए। मैंने कराहते हुए पूछा, दर्द से, पीड़ा से, असहनीय वेदना को सहते हुए, जो कि टिपिकल एक सवाल होता है होश में आने पर अस्पताल में खुद को देखकर, मैं कहाँ हूँ। तो तुरंत लेखक को बतलाया गया आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। सार्वजनिक अस्पताल, पब्लिक हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। बच्चों, यहाँ पे इस पाठ में आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द दिखेंगे और गद्य खंड में प्रश्न भी पूछा जाएगा कि गद्य खंड में से दिए गए अंग्रेजी शब्द चयन कीजिए। तो इस तरह से देखिए बच्चे, प्राइवेट वार्ड, आपका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हिंदी शब्द दुर्घटना, ठीक है। पाठ में आए हैं तो ये चयन करने के लिए तो आपको उत्तर के रूप में लिखना है। सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब इनके हिंदी शब्द आपको ढूंढना नहीं है, यहाँ पे ये जो इस्तेमाल हुआ है वैसे ही लिखना है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता, लगता है मेरे होश में आने तक वो इसलिए रुका रहा था ताकि ये शुभ समाचार सुनाए और वो चला जाए। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ, मेरी एक टांग एक जगह सही सलामत थी, सही सलामत है, हाइफन वाला शब्द आया, शब्द युग्म, और दूसरी टांग रेत की थैली के सारे एक स्टैंड पर लटक रही, स्टैंड अंग्रेजी शब्द आया। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना।
सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा, भयभीत हो गया। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, डरावना, खौफनाक। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन का समय आ गया, मतलब मृत्यु निश्चित है, मरना तय है। बच्चों, अब यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी आपको सूचना देना चाहता हूँ। आप कहेंगे सर ये ऐसी क्या बात कर रहे हैं, इन दिनों मार्च के बाद से लॉकडाउन के समय कोरोना काल में तो हम लोग सरकारी अस्पताल के ही जिम्मे हैं। आज के हालात अलग हैं बच्चों। ये पाठ जब लिखा गया तो दूर दूर तक कोरोना लेखक के ख्वाबों ख्यालों में नहीं था। पूरी दुनिया में किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह के हालात होंगे। पाठ को लेखक की सोच के सहारे समझिए बच्चे। अपने जजमेंटल एटीट्यूड से पाठ का मूल्यांकन मत कीजिएगा, पूर्वाग्रह मत हो जाइए, पूर्वाग्रह से ग्रसित मत होइए। बेशक अस्पताल, डॉक्टर वंदनीय, पूजनीय हैं, मानवता के सहायक हैं, हम सभी के सम्मान के पात्र हैं, दिल से हम उनका सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए, भगवान के बाद वे ही हैं। लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद से सरकारी अस्पतालों की जो अव्यवस्था रही है, वहाँ पे जो बुरी हालत रही है, वहाँ का जो मिसमैनेजमेंट रहा है, वहाँ पे मरीजों को जो असुविधा होती है, क्योंकि देश के अधिकांश लोग, गरीब लोग सरकारी अस्पतालों के सहारे होते हैं। उन्हें अफोर्डेबल नहीं होता है कि वे प्राइवेट अस्पतालों में जाएं और अपना इलाज करवाएं, महंगा इलाज करवा सकें। और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर से लेकर अन्य कर्मचारी तक इतने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं कई बार कि मरीजों के लिए जीने मरने का सवाल हो जाता है। अब जरा सोचिए, हर जगह अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। प्राइवेट अस्पताल में भी कई बार असुविधाएं होती हैं, लेकिन वहाँ पे हम किसी को दोषी ठहरा सकते हैं कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है। सरकारी अस्पताल में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं कि उनसे गलती हुई, और उन्हें किसी का, प्रशासन का, शासन का, कानून का भय भी नहीं होता, निरंकुश प्रवृत्ति हो जाती है। सभी जगह ऐसे नहीं होते हैं। सरकारी अस्पताल में भी ईमानदारी से काम करने वाले कर्मठ कर्मचारी डॉक्टर आज भी हैं, पहले भी थे। वही बात है कि एक तरफा बात नहीं होती है, लेकिन अधिकता जहाँ पे हो गई, अति जहाँ पर हो गई, उस सिस्टम पर लेखक ने व्यंग्य किया है। बच्चों, आज के हालात से सरकारी अस्पताल पर ये पाठ नहीं है, कीप इन माइंड। पहले ऐसी असुविधाएं हुई हैं, उस पर लेखक ने कमेंट किया है, टॉन्ट किया है। आज भी हम सरकारी अस्पताल को सम्मान देते हैं, लेकिन आज भी हम अक्सर समाचार पत्रों में, न्यूज़ में वहाँ की कुछ लापरवाहियाँ, वहाँ की कुछ गैर जिम्मेदाराना हरकतें, उसको हम देखते हैं। तो सच की तरफ से आंख मूंद लेने से समस्या खत्म नहीं हो जाती है। इस बात को समझिएगा बच्चे, और आप भी एक सजग, जागरूक विद्यार्थी की तरह बनिए और पाठ को एक तरफा मत समझिए। समझ गए? एक तरफा बात नहीं करनी है। हर बात के कई पहलू होते हैं, सिक्के के जैसे कई पहलू होंगे, दो पहलू तो होते ही हैं। आप सोच बदलिए, आउट ऑफ बॉक्स सोचना है। यहाँ पर लेखक जो कह रहा है उस नज़रिए से पाठ को समझिए। अपनी मौजूदा जानकारी से पाठ को तोलोगे तो फिर पाठ का रस नहीं ले पाओगे, पाठ को समझ नहीं पाओगे। चलिए लौटते हैं पाठ पर। तो लेखक भयभीत हो गया कि अरे सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाया है, अरे कमबख्त, तो यहाँ पे जमा होना, यहाँ पे एडमिट होना, दाखिल होना, इसका मतलब ये सीधा मरना तय है। लेखक कहता है अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना तो मात्र एक घटना है, मात्र केवल, और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। लेखक कह रहा है कि असली एक्सीडेंट तो अब हुआ। सड़क पे जो टांग टूटी थी वो तो एक साधारण सी घटना थी। सरकारी अस्पताल में मैं भर्ती किया गया हूं, ये हुआ ना एक्सीडेंट। अब आगे लेखक क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये देखिए। टांग से ज़्यादा फिक्र, चिंता मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी, सहानुभूति बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले भी कई बार इतने अधिक आते हैं कि कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है।
दुश्वार हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, जिसकी कि मरीज़ को खास ज़रूरत होती है। क्योंकि अस्पताल में जब कोई भर्ती किया गया है तो स्वाभाविक है उसे अधिक आराम की आवश्यकता है, उसे समय समय पर डॉक्टरों के निरीक्षण परीक्षण की आवश्यकता है, मरीज को जल्दी उसका इलाज संभव हो पाए, वह जल्दी से ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। इसके लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, उनका पथ्य पालन करवाया जाता है, कुछ परहेज़ रखवाया जाता है। दवाइयाँ थोड़ी भारी मात्रा की होती हैं तो उससे नींद भी आती हैं, ताकि जब नींद आएगी तो शरीर में वो दवा अपना असर कर पाएगी। तो दवा अपना असर कर पाए इसके लिए मरीज को आराम, नींद, पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। एक समय निर्धारित होता है वहाँ पर। लेकिन जब कुछ लोग मिलने चले जाते हैं वक्त बेवक्त, तो स्वाभाविक औपचारिकता निभाने के लिए मरीज को उठना पड़ता है, जागना पड़ता है, बातों में सहभागी होना पड़ता है। जो भी बेमतलब के सवाल पूछे जाते हैं उन सभी का उत्तर भी देना पड़ता है। और जो मिलने आते हैं वो भी एक से बढ़कर एक आते हैं, भांति भांति के प्राणी आते हैं। मनुष्य की शक्ल में बेहुदा जानवर होते हैं वो। कई बार वे मरीज को तरह तरह की बिन मांगी सलाह देंगे। जिस डॉक्टर से इलाज हो रहा है उसके बारे में बुरी बातें बताएंगे, इलाज पर अविश्वास प्रकट करेंगे, कुछ अपना ही नया नुस्खा बता के जाएंगे। एक्सीडेंट हुआ है तो कहीं कोई बड़ी एक्सीडेंट की बात बताएंगे, कहीं महामारी की बात बताएंगे, मौत और हादसों की और बातें करेंगे। यानी साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक तौर पर जो मरीज़ हैं उसको डरा देते हैं, आतंकित कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, नकारात्मक कर देंगे। नतीजतन अस्पताल में एडमिट होने वाला वैसे ही उसकी मानसिक दशा थोड़ी हिली हुई होती है, वो थोड़ा चिंतित परेशान होता है, उस पर से और उसे डरा दिया और उसे परेशान कर दिया, उसकी तकलीफ़ को बढ़ा दिया। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि मरीज़ का आराम हराम कर देते हैं। जिस आराम के लिए मरीज़ को वहाँ भर्ती किया गया है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है, खास विशेष। इसका अपोजिट होगा आम। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि भाई आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं। समझिए बच्चे, तकलीफ़ शब्द का इस्तेमाल हुआ है, सोचिएगा। मरीज़ से अस्पताल में मिलने जाना, हमदर्दी जताने जाना, हमें लगता है, हम इस खुशफहमी में रहते हैं कि हम उससे मिलने जा रहे हैं तो उस पर एहसान कर रहे हैं, उसके प्रति हम अपनी आत्मीयता प्रकट करने जा रहे हैं, हम उस पर उससे बातें करके उसका दुख दर्द बांटने जा रहे हैं, उसका बोझ हल्का करने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, होता उल्टा है। हमारे जाने से मरीज़ को सुविधा नहीं असुविधा अधिक होती है, राहत नहीं तकलीफ़ होती है। तो आज ये बोध हो गया होगा आपको। आप भी 1000 बार सोचिएगा, कोई अस्पताल में भर्ती हो तो उससे प्रत्यक्ष मिलने जाना क्या वाकई ज़रूरी है? जाने से पहले एक बार सोचिएगा, कहीं आपके जाने से उससे असुविधा तो नहीं होगी। किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है, न्योता है, बुलावा है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। लेखक कह रहे हैं कि प्राइवेट वार्ड में भर्ती होने का मतलब है जो भी मिलने जुलने आएंगे वो समय बेसमय, समय असमय कभी भी आ जाएंगे। लेखक को अपनी बात याद आती है कि वो भी ऐसे कई लोगों से अस्पताल में मिलने गया था, कई परिचितों को। आज लेखक को ये आत्म साक्षात्कार हो रहा है, आत्मज्ञान हो रहा है। आज उसे ये एहसास हो रहा है कि उसके जाने से, मिलने जाने से उन मिलने वालों को कोई हार्दिक खुशी नहीं हुई होगी, उन्हें भी वही तकलीफ महसूस हुई होगी जो आज लेखक महसूस करने वाला है, जो लेखक ये सोचकर भयभीत हुआ जा रहा है। तो ये हुआ बदला। तो आज जो मिलने आएंगे वे लेखक से औपचारिकता निभाने आएंगे। वे इसलिए नहीं आएंगे कि हम जब बीमार हुए थे तो लेखक उनसे मिलने गए थे, आत्मीयता प्रकट की थी। उन्हें जो असुविधा हुई थी उस बात का, उस दुख तकलीफ का बदला लेने वो आ जाएंगे।
और लगे हाथ तो सामाजिक शिष्टाचार के नाते हम इसे शब्द दे सकते हैं, हमदर्दी। तो हमदर्द की हमदर्दी हो गई और एक राक्षसी आनंद भी मिल गया, बदला भी ले लिया पूरा। तो मिलने जो आएंगे उनका ख्याल आते लेखक को लगा कि हे भगवान, हो गया सत्यानाश, अब तो मेरी दूसरी टांग भी टूट गई समझो। यानी जहां मैं 2-4 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकता था, ऐसे लोगों के आने से मेरी तकलीफ़ बढ़ जाएगी, संभव तो मुझे हफ्ता 10 दिन अस्पताल में और रहना पड़े। आइए अब आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे भी इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। इनकी हमदर्दी में यह खास बात छिपी रहती है, विशेष बात छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है, कल तू हमें देखने आया था, आज हम देखने आए, बल्कि तू इजाज़त दे तो हम तुझे शमशान भी पहुंचा देंगे। ये मनुष्य स्वभाव कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, तो यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले आकर जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति करने आते हैं, फॉर्मेलिटी निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती, सहानुभूति नहीं होती, ये सिर्फ सूरत चेहरा दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने ये तय किया, निश्चय किया, निर्धारित किया, फैसला किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। अब देखिए क्या हुआ। एक घटना घटित होती है। लेखक बताते हैं कि उनके ऑफिस से कोई एक बड़े बाबू आएंगे, उनको लगेगा कि उन्हें भी जाना चाहिए, उन्हें लगा होगा कि उन्हें भी जाना चाहिए, अन्यथा अस्पताल से ठीक होकर लौटने पर, कार्यालय में, ऑफिस में मिलने पर लेखक कह सकता है, क्या बड़े बाबू, मैं अस्पताल में था और आप मुझसे मिलने भी नहीं आए, अजीब हैं आप भी, इंसानियत का तकाजा है, मिलने आना चाहिए था। अभी मिलने आ गए वे। अब संजोग ये है कि लेखक ने उसी दिन तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, मिलूंगा ही नहीं, बल्कि सोने का ढोंग करूंगा। लेखक ने अपने परिवार, अपनी पत्नी को भी घर भेज दिया कि आप जाइए, घर पे रहिए, इस कमरे में मैं अकेला ही रहूँगा, लेटा ही रहूँगा, आज दवा मुझ पे असर करनी ही चाहिए, मैं लगातार जागता रहता हूँ इसलिए दवा बेअसर हो रही है। अब लेखक ये प्रण करके सोया है। बड़े बाबू पहुँच गए। इत्तेफाक देखिए, बड़े बाबू आए हैं, उन्होंने देखा लेखक कमरे में लेटा पड़ा है, नींद आ और उस आसपास कोई नहीं है, अन्यथा उनसे बात करते और अपना परिचय देकर हालचाल पूछ के चले जाते। थोड़ी देर बैठे, फिर उनको लगा अरे अब मैं वापस जाऊं कैसे, देरी भी हो रही है, लेखक को कैसे पता चलेगा कि मैं आया था। तो उन्होंने फिर थोड़ा ज़ोर से उन्हें आवाज़ें देना शुरू किया, थोड़ा सा। अब जरा आप सोचिएगा बच्चे, अस्पताल में लेखक लेटा है और उसकी एक टांग फ्रैक्चर हुई है और वो रेत के सहारे ऐसे ऊपर लटकाई हुई है, ऐसे एक टांग रेती के सहारे फ्रैक्चर बंधा है। और फ्रैक्चर जब होता है तो बॉडी की हल्की सी मूवमेंट भी असहनीय वेदना होती है, हड्डी का दर्द है ना। तो वे उस लेखक की खटिया को थोड़ा सा झंझोड़ने लगे, धीरे धीरे उसे हिलाया थोड़ा सा ताकि हल्की सी वेदना भी हो तो लेखक नींद से जाग जाएं। लेकिन लेखक ने भी दृढ़ संकल्प जो किया था कि कोई भी आए मैं हिलूंगा नहीं, उठूंगा नहीं। नतीजतन बड़े बाबू को भी देरी हो रही थी, उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला, बाहर कॉरिडोर की तरफ देखा होगा कोई आ तो नहीं रहा है, दरवाज़ा बंद किया और लेखक को जो फ्रैक्चर हुआ है उस हिस्से को थोड़ा जोर से दबा दिया और लेखक जो वेदना के साथ उठा है बिलबिलाकर। तब बड़े बाबू उससे पूछते हैं, कहिए अब दर्द कैसा है। अब लेखक क्या बताए कि कमीने, दर्द तुमने ही दिया और अब तुम ही पूछ रहे हो कि दर्द कैसा है, पहले जो कम था कि तुम आके बढ़ाने आ गए। सोचिए, ऐसे हमदर्द भी आते हैं जो अपना दर्द बांटने की बजाय, हमारे दर्द को कम करने की बजाय कमबख्त इस तरह से बढ़ा के चले जाते हैं। भगवान बचाए ऐसे हमदर्दों से। मैं नहीं, लेखक भी यही सोच रहा है। अब देखिए क्या हुआ, वो घटना हम देख लेते हैं।
ऑफिस के बड़े बाबू आए, मुझे सोया हुआ वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः इसलिए उन्होंने मुझे धीरे धीरे, ये धीरे हाइफन धीरे बड़ी की मात्रा है, क्रिया विशेषण अव्यय, मुझे उन्होंने धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब मैंने आंखें नहीं खोली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराकर बोले कहिए अब दर्द कैसा है। अब लेखक आगे बताते कि मोहल्ले वाले भी अपनी फुर्सत से आते हैं। इनके जाने के बाद कुछ और भी लोग आए। उनमें से लेखक के मोहल्ले से लेखक के घर के आसपास रहने वाली एक महिला है जिनका नाम है सोनाबाई। और ये सोनाबाई सिर्फ अकेले नहीं आई, अपने साथ 4 बच्चों को लाई और ये चारों बच्चे लेखक का अस्पताल में जो एडमिट होना है उसको एक बुरा सपना बना देते हैं। पहले तो अव्वल बात तो यह है कि हमें छोटे बच्चों को अस्पताल जैसी जगहों पे लेके नहीं जाना चाहिए। कोई बाग बगीचा या चिड़ियाघर थोड़ी है कि आप बगीचों को वहाँ पे सैर कराने लेके चले गए। छोटे बच्चे हैं, संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, अस्पताल में मरीज़ हैं, बीमार हैं, बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस हो सकता है उन्हें, बच्चे डर सकते हैं, बच्चों की वजह से किसी मरीज को असुविधा हो सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन लोग हैं कि कुछ लोगों की मजबूरी होती होगी, लेकिन ज़्यादातर लापरवाह, अज्ञानी, मज़ा आता है उन्हें, लगे हाथ तो खुद भी घूम रहे हैं, बच्चों को भी साथ लिए चल दिए पलटन को। अब ये सोनाबाई आई 4 बच्चों को लेके। बच्चों ने आते ही अपने कर्तव्य, अपना टैलेंट दिखाना शुरू कर दिया। कोई कुर्सी पे चढ़ रहा है, कोई मेज पे चढ़ रहा है। और एक बालिका तो जो साथ में आई वो पहले तो आते ही सोनाबाई ने लेखक की इज्जत से बेइज्जती की। बच्चों को दिखाते हुए लेखक बच्चों को बतला रही है कि ये देखो चाचा जी, ऐसे बता रही जैसे चिड़ियाघर में बताया जाता है, ये देखो बंदर। लेखक इस अपमान के घूंट को पी रहा है, खिसिया रहा है कि इतने में बच्चों ने अपना हुनर दिखाना शुरू किया। कोई मेज पे चढ़ा, कोई कुर्सी पे। और एक जो बालिका आई है वो दवा की शीशियां लेके कथकली डांस कर रही है। लेखक भयभीत हुआ, अरे दुष्टों, बमुश्किल तो अभी ये दवा मिली थी, हज़ारों रुपए कीमत है, और ये अरे 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 गिर जाएगी। ऐसा सब लेखक मन में सोच रहा है। लेकिन बच्ची हैं कि ऐसे लगता है आज वो अपना जो टैलेंट है वो इस देश को बता के ही मानेगी, तो रोक नहीं रही। अच्छा, सोनाबाई भी इन बच्चों को रोक नहीं रही है। इतने में लेखक ने देखा कि उसकी जो एक टांग रेती के सहारे लटकाई गई है, तो वो जो रेती का जो थैला है, इन 4 बच्चों में से एक बालक उस रेती के थैले को, जिसके सहारे लेखक की टूटी हुई टांग लटकी हुई है, बांधी हुई है, उसको पंचिंग पैड समझ के उस पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा है। और लेखक जो असहनीय वेदना से गुजरा है। इतने में एक और दुर्घटना हुई। जो बालिका कथकली नृत्य प्रदर्शन कर रही थी, उसके हाथों से कैच मिस हो गया और दवा की शीशी छपाक की आवाज से फर्श पर फैल गई। दवा की शीशी चकनाचूर। इतने में सोनाबाई ने उस बालिका को गुस्से में घूरते हुए देखा होगा और पूछा, ही क्या किया तूने? और खिसियाते हुए लेखक की तरफ देखकर अब लेखक मन में कुछ कहने ही वाला था। इतने में सोनाबाई, देखिए बात को कवर कैसे करती हैं। तुरंत वो बच्ची को डांटने की बजाय क्या कह रही है लेखक से, अरे वाह भाई साहब, मुंह मीठा करवाइए, दवा का गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो बीमारी गई। लेखक ने सर पीट लिया कि हे भगवान, अगर वाकई में ऐसा होता तो हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो हम यहाँ अस्पताल में दाखिल हैं? फिर तो कोई अस्पताल ही नहीं जाएगा। मेडिकल स्टोर से दवा खरीदो, दवा फोड़ो, दवा गई समझो बीमारी गई। अजीब अजीब से तर्क हैं भाई लोगों के, एक से बढ़कर एक आते हैं अस्पताल में। अब क्या बताएं। देखिए लेखक पे क्या बीत रही है।
लेखक कहते हैं, उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ, सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई, समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, दुनिया से नहीं अस्पताल से, और जाते जाते धमकी भी दे के गई। यह कहकर गई कि मैं फिर आऊँगी। जैसे लेखक ने यह सुना, लेखक भीतर तक कांप गया, भयभीत हो गया। हे भगवान, अब भी पीछा नहीं छोड़ेगी ये दुष्ट। आज ये नुकसान करके मतलब अगली बार आएगी तो कुछ और नुकसान करेगी। बताइए, कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, सारी हदें पार कर देते हैं, मतलब निर्लज्जता से पेश आते हैं। कुछ लापरवाहियां की इंतहा हो जाती है। विशेषकर वे लोग, मुख्य तौर पे वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। गा पे चंद्र बिंदी, वो बिंदी क्योंकि बहुवचन है, गांवों से मिलने आते हैं। अब लेखक एक दिन देखता है, सुबह सवेरे बैठा है, दवा ली है, नाश्ता किया है, अखबार वगैरह पढ़ रहा होगा या बैठा है, दवाइयाँ ले लेके वैसे मुंह कसैला हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेखक की पत्नी भी पास बैठी कुछ फलाहार उन्हें करवा रही होगी, और इत्तेफाकन संजोग देखिए कि लेखक का जो कमरा है वह अस्पताल के मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार के ठीक सामने है। लेखक ने देखा कि सुबह सवेरे एक टैक्सी बड़ी तेजी से आके वहां पे प्रवेश द्वार पर रुकी, और जितनी तेजी से टैक्सी रुकी उतनी तेजी से दरवाज़ा खुला और अंदर से एक आदमी, देहाती सा प्रतीत होता हुआ एक ग्रामीण व्यक्ति दौड़ा हुआ आया और सीधा लेखक के कमरे में लेखक के सीने पर औंधा उल्टे मुंह, लेखक के सीने पर मुंह रखकर रोता हुआ, जोर जोर से बोलता हुआ, रोता हुआ, वो बहुत सारी बातें भी कह रहा है कि भाई साहब, सत्यानाश है उस कार वाले का जिसने आपके ऊपर ये दुर्घटना की, आपको टक्कर मारी, उसका बुरा हो, उसका सत्यानाश हो, वो नष्ट हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। मेरे प्यारे भैया, आपको उन्होंने चोट पहुंचाई। इस तरह की ढेर सारी बातें वो बोलता गया। लेखक भयभीत हुआ कि ये कौन मेरा दूर का करीबी रिश्तेदार है, ऐसा कौन है जिससे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। मेरी तो वेदना ठीक है, लेकिन ये इतना क्यों रो रहा है, यानी मुझे जितनी चोट लगी उससे ज़्यादा ये रो रहा है। फिर भी लेखक को लगा कि हो सकता है कोई भावुक व्यक्ति हो, संवेदनशील व्यक्ति आया है। तो नॉन स्टॉप ये भाई साहब 15-20 मिनट तक नॉन स्टॉप डायलॉग के साथ रोते रहे। रो रो के उन्होंने अपने आंसुओं से लेखक का सीना गीला कर दिया, और उसके बाद अपने आंसू पोंछते हुए जब उसने ऊपर देखा तो लेखक का चेहरा देखकर जैसे उसका रंग ही उड़ गया चेहरे का। तुरंत खिसियाते हुए बोलता है, माफ़ करना भाई साहब, मुझे गुप्ता जी के कमरे में जाना था, मैं आपके कमरे में आ गया हूँ। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं हैं। माफ़ कीजिएगा। रोना जैसे कोई बटन लगा के रखा है, रोना बंद, सारे डायलॉग बंद, और खिसियाता हुआ करते हुए निकल भी गया। लेखक अपना सर पीट रहा है। असली नुकसान तो अब हुआ, इस व्यक्ति का आना नहीं, बल्कि लेखक ने यह देखा कि उस आए हुए व्यक्ति के टैक्सी का किराया लेखक की पत्नी ने दे दिया। उन्हें लगा होगा कि ये शायद लेखक का कोई बहुत करीबी रिश्तेदार है जिससे इतनी वेदना हुई और रो रहा है। लेखक एक नुकसान से उबर नहीं पाया कि और एक नुकसान ये हो गया। ऐसे हादसे भी हुआ करते हैं। आइए देखते हैं इस घटना को लेखक ने कैसे बयान किया है। ऐसे एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पर उल्टा मुंह करके
रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा, अरे यार मुझे जो हुआ सो हुआ, तू क्यों रोता है बे, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती पर मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना उसका कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आँख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं है, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़, उसी सुर में रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता हुआ देखकर पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार समझ या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को किराए के पैसे दे दिए थे। अब लेखक कह रहा है कि हमदर्दी जताने वालों में वे लोग भी जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते, जिनसे हम कोसों दूर भागते हैं, जिनसे हमें मिलना जुलना सख्त नापसंद हो। शहर में, लेखक कहता है, हमारे शहर में कवि हैं श्री लपकानंद, नाम ही देख के लपक लेते हैं, लपकानंद। क्या होता है ना बच्चों, कुछ कवि होते हैं जिन्हें आप पाठ्यपुस्तक में पढ़ते हैं, वे वाकई में सरस्वती पुत्र होते हैं। सोच के समुद्र की गहराइयों में जाकर, गोते लगाकर, शब्द विचारों के गोते लगाते हैं और शब्द रूपी मोती लाकर कविताओं से पूरी दुनिया को आनंदित, उत्साहित, प्रफुल्लित करते हैं। सच्चे कवि जिनकी कल्पनाओं का कोई अंत नहीं होता। कहा भी गया है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सूर्य की किरणें धरती के जिस छोर तक नहीं पहुंच सकती, वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। लेकिन कुछ कवि होते हैं जिनको कवित्व प्राप्त नहीं होता है, माँ सरस्वती का ये वरदान हासिल नहीं है, लेकिन वो अपने कवित्व को दुनिया पर, समाज पर थोपना चाहते हैं। मंच पर किसी ने गलती से दाद दे दी तो फिर पूरा काव्य संग्रह उसी को सुनाएंगे कवि सम्मेलनों में। तो बोलने वाली कुछ कविताएं होती हैं जिन्हें पढ़ा जाता है, पाठन किया जाता है। कुछ कविताएं पढ़ने की होती है, चिंतन मंथन किया जाता है। उन्हें बोलकर पढ़ने से ज़्यादा लोग उसे शांतचित्त होकर पढ़कर उसको समझने का, उससे आनंद लेने का प्रयास करते हैं। कुछ कविताएं मौखिक वाचिक परंपरा की होती हैं। इसमें कुछ कवि अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ थोपे हुए कवि होते हैं, जबरन गुंडई करके कवि बन जाते हैं। उनकी दबंगई का आलम यह होता है कि वे घेर घेर के श्रोता ढूंढते हैं। जहां मौका मिला दर्शकों की खोज में दिन भर घूमते रहते हैं। नतीजतन पहली बार तो कोई इनके झांसे में आ जाता है, लेकिन वही व्यक्ति अगली बार दूर से इन्हें देखते ही पनाह मांगता है, तुरंत भाग खड़ा होता है। उल्टे पैर लोग भागते हैं इन्हें देखकर, क्योंकि जब भी मिलेंगे एक दो नहीं, पूरी ग्रंथावली सुनाएंगे। और सहने योग्य हो तो भी कोई बात नहीं कि लोग उस कविता का रसास्वादन लें, आनंद लें। असहनीय कविताएं होती हैं, ऐसी कविता जिसका कोई मतलब नहीं है, बेतुकी, मीनिंगलेस, इलॉजिकल। उसका अर्थ ढूंढने जाओ तो अर्थ की अर्थ ही निकल जाए, खोपड़ी ब्लास्ट हो जाए। लेखक के शहर में भी ऐसा एक कवि, नाम से ही देखिए लपकानंद। लेखक उसको देखते ही कोसों दूर भागता है। अस्पताल में एडमिट है लेखक, ढूंढते हुए वो आ गया, उसको देखा और लेखक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। भयभीत लेखक कि ये कमीना आया है, आज ये पूरी ग्रंथावलियां सुनाएगा। असहनीय, मतलब लेखक को डर लगने लगा कि ये जो अच्छा खासा में थोड़ा ठीक हो रहा था, अब सारी दवा बेअसर हो जाएगी, भेजा फ्राई कर जाएगा ये। वो आता है और आते ही पहले तो एहसान जताता है, भाई साहब मैं बहुत बिजी था, मैं आपके बारे में जैसे ही सुना रात भर मैं सो नहीं पाया। आपके प्रति मेरी आत्मीयता ने मेरी नींद उड़ा दी, और आपके बारे में सोचते सोचते इस आपकी दुर्घटना के बारे में मैंने कविता लिखी है, ताजी ताजी। चलिए मैं आपकी शान में वही पेश करता हूँ, पेशे खिदमत। और फिर उसने अपने झोले में से जो डायरी निकाली है, तो लेखक भयभीत हुआ, क्योंकि कवि को राक्षसी आनंद आ रहा है। वो एक आंख से अपनी डायरी देख रहा है, दूसरी आंख से लेखक को देख रहा है, मानो ये पूछ रहा हो
कि बोल बच्चू अब मुझसे भागेगा? आए, पहले तो मुझे देख के बड़ा उड़नछू हो जाता था, है हिम्मत तब भाग के बता। शायद कुदरत ने तेरी ये टांग इसीलिए तोड़ी है, या ये हादसा इसीलिए हुआ है ताकि मैं तुझे अपनी पूरी कविताएं सुना सकूं, जी भर के सुना सकूं, और संभवतः तुझे इस अस्पताल से बड़े अस्पताल पहुंचा सकूं। ऐसे कुछ मनोभाव से वो लपकानंद लेखक को कविताएं सुनाते हैं, और उसकी एक दो कविता खत्म होते न होते लेखक अपने परिचितों, अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे भाई साहब को चाय पिलाइए। देखिए लपकानंद जी, आज मुझे थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अस्पताल से फ्री होते ही जैसी मुझे छुट्टी मिलेगी, डिस्चार्ज हो दूँगा, तुरंत मैं आपको संदेशा भिजवाऊँगा, उस समय आप आइएगा। बहुत ही अच्छे से हम आपकी और भी कविताओं पे चर्चा करेंगे, कुछ आप सुनाइएगा, कुछ मैं सुनाऊँगा, या हो सकता है आप ही सुनाइएगा, मैं आपकी सारी कविताएं सुनूँगा। ठीक है, नमस्ते, फिर हम मिलते हैं। ऐसे कहकर बमुश्किल लेखक उससे अपना पिंड छुड़ाता है। सोचिए, ऐसे ऐसे हादसे भी होते हैं। तो देखिए लेखक ने कैसे बताया है। लेखक कहते हैं कि उनकी बेतुकी, बे मतलब नहीं, तुक यानी समानता होना, तुकबंदी होना, कुछ मिलान होना, कुछ लॉजिकल बातें होना, तो बेतुकी असंगत, इलॉजिकल। कविताओं से सारा शहर परेशान है, मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ, जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। अब याद रखिए बच्चों, इनके 10-20 कविताएं यानी अनंत कविताएं, अनगिनत कविताएं, और वो भी कैसी? असहनीय। जैसे दवा हम पीते हैं ना, असहनीय दवा हो, कड़वी दवा हो तो हमसे पिया नहीं जाता है, वैसे इनकी 10 कविताएं, 10-20 कविताएं, अनंत कविताएं कड़वी दवा की तरह हमें पिलाते हैं वे, और हमें वो सुननी पड़ती हैं, भोगनी पड़ती है, छोड़ते नहीं हैं। एक दिन बगल में झोला दबाया पहुँचे, आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था, सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहकर झोले में से उन्होंने डायरी निकाली और लगे सुनाने। अब बच्चों, इस कविता में कोई अर्थ नहीं है, और जो मंच पे कविता पढ़ते हैं उनकी बोलने की शैली भी थोड़ी विचित्र सी हो जाती है। वे बेमतलब, बेवजह कहीं पे भी कोई भी शब्दों पे जोर देने लगेंगे, एक ही पंक्ति को बार बार बोलने लगेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए, कुछ भी बेमतलब शब्दों को जोड़ के बोला है इसने। इस कविता का कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए इसे बेतुकी कहा है। देखिए, असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। बताइए, शिलांग, टांग, रॉन्ग, ये ऊपरी तौर पे उच्चारण में इसमें राइमिंग लगता है, वो भी खींचतान के किया हुआ, लेकिन इन पंक्तियों में कोई अर्थ है, कोई भाव है, इसे कहेंगे बेतुकी कविता। लेखक अपना सर पीटने लगा। कविता सुनाकर वे मुझे यानी लेखक को ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो,